नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम हो, ये हमारा प्रोग्राम ख़ासकर डिज़ीज़ यानी बीमारियों के सिलसिले से है। इसमें हम मुसलसल एक नए डॉक्टर, एक नए स्पेशलिस्ट के साथ बैठते हैं और आपको बताते हैं एक नई बीमारी के बारे में कि इंसान किस तरीक़े से बीमार पड़ता है और सही इलाज कैसे करवाना चाहिए। तो ठीक उसी तरीक़े से आज हम फिर स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम की, अपने साथ मौजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। आप डायरेक्टर हैं मेडिकल एजुकेशन एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन के। साथ ही साथ आप एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन सैफई, और एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे हैं पल्मोनरी मेडिसिन KGMU। तो नाज़रीन, आइए इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक बार फिर आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारा एपिसोड जिसमें आज हम बात करेंगे खासकर खांसी के सिलसिले से, कि जिस तरीके से देखा जाए अमूमन लोग सबके सामने या बग़ैर मुंह पे हाथ रख के खांसते हैं, तो खांसी के क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह की बीमारी होती है जिसकी वजह से खांसी आती है? ये खांसी जो है वो ऐसा है जो आज तक कोई भी इंसान नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे खांसी नहीं आई। तो खांसी तो छोटे से इन्फेक्शन से लेके और बड़ी सी बीमारियों में भी खांसी आ सकती है। लेकिन खांसी का अगर हम देखें कि मेन कारण क्या है, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे नाक का इन्फेक्शन है, तो उसमें खांसी आती है। अच्छा। खांसी जब इन्फेक्शन ब्रांकियल ट्री मैंने नीचे चेस्ट में चला जाता है तो भी खांसी आती है जी। तो जो कॉमन बीमारी अगर हम देखें कि जिसमें इंसान को खांसी आती है, वो या तो बड़ा सिंपल, जैसे कि आपने कहा ना, सर्दी जुकाम हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल फ्लू हो जाता है, तो उसमें भी खांसी आती है। खांसी और भी चेस्ट की कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो TB हो, तो उसकी शुरुआत खांसी से ही होती है। तो खांसी एक बड़ा कॉमन सिम्टम है और जो तरह तरह की बीमारियों में पाया जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में ये आता है कि वो इंसान किसी के सामने, जो दूसरा इंसान उसके सामने खड़ा है, ऐसे ही खांस देते हैं जिससे कुछ वायरस मुंह से निकल कर बैक्टीरिया सामने वाले के भी पहुंच सकते हैं। तो क्या इसके लिए भी कुछ एडिकेट्स होना चाहिए कि मुंह पे हाथ रख के खांसी एक बड़ा, मतलब मुझे जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जी, और कई डिजीज़ को इंडिकेट करती है जी। तो खांसी से बहुत सी बीमारियां फैलती भी हैं जी। जैसे आपने सुना होगा सर्दी जुकाम जैसे किसी को हो जाए, वायरल फ्लू कहते हैं जी, तो ये भी खांसने से ही बढ़ती है जी। दूसरी बीमारी जो सबसे कॉमन मानी जाती है खांसी से बढ़ने वाली, वो ट्यूबरकुलोसिस है। अच्छा। खासकर फेफड़े की TB है। अच्छा। फेफड़े की TB में ऐसा है, जब आदमी खांसता है या वायरल बीमारी जैसे फ्लू हो जाए या TB हो जाए, तो जब आदमी खांसता है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं जी, और वो खांसी के जरिए बाहर निकलते हैं जी। तो अगर आदमी 1 और 2 मीटर की डिस्टेंस पे कोई आदमी बैठा हुआ है जी, वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एटमॉस्फेयर में आते हैं बाहर, और वो जब दूसरा आदमी सांस लेता है तो वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जिसके अंदर इन्फेक्शन होता है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, ये दोनों जो है दूसरे के शरीर में पहुंच जाता है। इस तरह से ये बीमारियां दूसरों को इसी तरह से फैलती हैं। खासकर 2 बीमारी, एक वायरल फ्लू जी, और दूसरा ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, खासकर जो फेफड़े की ट्यूबरकुलोसिस होती है। बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं, साहब मेरे गिल्टी में TB हो गई। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, तो साहब इसमें तो कैसे दूसरे को तो फैलने वाला नहीं है। समझने वाली बात है, गिल्टी में अगर याते उसको फेफड़े में TB भी है साथ में, तब तो फैल सकती है। अगर सिर्फ बीमारी गिल्टी में बंद है तो वो दूसरे को कैसे फैलेगी? वो तो एक बंद है, वो नहीं फैल सकती। तो बीमारी फैलने का, जो TB या वायरल फ्लू फैलने का सबसे बड़ा कारण खांसी है, और जिसमें ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आगे जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आता है। ये नहीं कि कोई 1 किलोमीटर की दूरी बैठा तो वो कैसे ले जाएगा? तो एक दूरी भी निश्चित की गई है, जो नज़दीक है, आसपास बैठा है, 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, तो ये सब ज़्यादा जाने की उम्मीद पाई जाती है।
तो डॉक्टर साहब, अगर खांसी से, मान लीजिए खांसी है तो खांसी से बीमारी सामने वाले को होने का खतरा रहता है, तो इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, आजकल तो सब जगह ये बात होने लगी है जिसे हम कफ एटिकेट भी कहते हैं जी। कि वैसे भी देखिए, पुराने ज़माने में लोग सिखाते थे भाई खांसी आवे तो कुछ न रखो तो मुंह पे हाथ ही रख लो जी, रुमाल हो तो रुमाल रख लो। बिल्कुल। तो ऐसे खुले में खांसना नहीं चाहिए जी। तो क्या होता है कि खुले में जब खांसने से वही ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाहर जाएंगे इन्फेक्शन वाले, और दूसरों को जाएगा। अगर आपने हाथ रख लिया, आपने रुमाल रख लिया, या और नहीं तो कोई दो आदमी आमने सामने 2-3 लोग बैठे हैं तो किसी एक तरफ मुंह करके खांस लिया, तो ये एक तरह से ये एक डिसिप्लिन है। और हमारे दुर्भाग्य हमारे देश में डिसिप्लिन नहीं है। बिल्कुल, ये डिसिप्लिन है नहीं। तो इस डिसिप्लिन को लाने के लिए लोग तरह तरह की स्वास्थ्य शिक्षा कर रहे हैं कि लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, तो बीमारी फैलने का चांस थोड़ा कम हो जाए। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कि हमको नहीं पता है सामने वाले की इन्फेक्शन है, बॉडी में इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, वो खासकर ऑफिसेस का यही है कि जब लोग सुबह आते हैं एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो क्या हाथ मिलाने से भी वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है? देखिए, हाथ मिलाने से तो आम तरीके से वायरस ट्रांसफ़र नहीं होता है। अच्छा। जैसे देखिए, जब HIV आया तो लोग कहते थे किसिंग से हो सकता है जी। तो यूजुअली बॉडी टच से ये सब चीज़ें नहीं फैलती। अच्छा। हर चीज़ों का फैलने का एक तरीका है जी। तो ऐसे खांसी जो खांसी वाली बीमारियां हैं उसको जब तक कि कोई सामने उसके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई नहीं जाएंगे, साथ बगल में बैठा होगा, उसको इनहेल करेगा, तभी जाके बीमारी होने की संभावना हो सकती है। खासकर डॉक्टर साहब, ट्यूबरक्लोसिस के रोगियों के लिए क्या ऐसा वो करें, खासकर जब उनको खांसी आए, उसमें वो क्या प्रिकॉशन? देखिए, टीबी के रोगी अक्सर मुझसे ये सवाल, टीबी के रोगियों में बड़ी भ्रांति भी हैं। जी। मैंने देखा है 40 साल से हम लोग टीबी रोगियों का इलाज करते हैं। जी। लोग उनका खाना अलग कर देते हैं। जी। लोग उनका बर्तन अलग कर देते हैं। लोग उनका कमरा अलग कर देते हैं। जी। तो देखिए, कमरा अलग करने का क्या पर्पज़ होता है? यही होता है कि भाई जब आदमी खांस रहा है तो बैक्टीरिया वो निकलता है तो दूसरे को भी फैल सकता है। तो अगर कफ एटिकेट का प्रैक्टिस किया जाए, मुंह पे कपड़ा रख के, हाथ रख के खांसा जाए तो कम से कम फैलने का चांस है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब देखिए टेम्परेरी मेजर्स हैं। जी, बिल्कुल। जैसे आपने टीबी का नाम लिया, तो टीबी का हम जानते हैं अगर दवाई निदान अच्छे से हो जाए, जल्दी से हो जाए, और दवाई का शुरुआत जल्दी से हो जाए और दवाई का सेवन ठीक से कर लिया जाए, तो 15 दिन में ये खांसी ख़त्म हो जाती है। अच्छा। और जैसे ही खांसी कम होती है या ख़त्म होती है तो उसको इन्फेक्ट करने की, दूसरे को फैलाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। अच्छा। तो बड़ी भ्रांति है, लोग जैसे टीबी हुई उसको 6 महीना अलग कर दिया, तो 6 महीना अलग करने से क्या फ़ायदा? अरे भाई, आज अगर टीबी हुई, उसकी दवाई शुरू हो गई, दवाई उसने 15 दिन खा लिया तो बैक्टीरिया इतना टेम डाउन हो जाता है 15 दिन के अंदर ही। इतनी स्ट्रांग दवाएं हैं आजकल, तो 15 दिन के अंदर ही टेम डाउन। अगर वो थोड़ा बहुत खांसता भी है तो वो बैक्टीरिया इतना दुबला, इतना कम शक्तिशाली हो जाता है कि वो दूसरे को बीमारी नहीं फैला सकता। तो टीबी के मरीजों का जो शॉर्ट टर्म मेजर है, अगर शुरू में जैसे दवाई अभी नहीं शुरू हुई है, शुरू होनी है, तो भाई उसको कम से कम खांसी के में कफ एटिकेट्स का प्रैक्टिस करें। जी। और जब दवाई एक बार शुरू हो गई, 15 दिन दवाई चल गई, तो टीबी फैलने का उम्मीद बहुत कम रहती है। बेशक। तो ये 15 कुछ दिनों के प्रिकॉशन है, उसके बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी टीबी का मरीज़ हमारे हिसाब से बिता सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाए पहले के लोग भी थे तो बीमारियां पहले भी थी, लेकिन पहले ना ही सैनिटाइज़र था, ना ही डिटॉल सोप टाइप के कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि जिससे हम अपने हैंड वॉश सही से कर लें, या आजकल जो एड्स वगैरह में दिखाते हैं। तो अब जितनी सहूलियतें बढ़ गई हैं उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं। तो ये जो सैनिटाइज़र का यूज़ होता है ज़्यादातर, और अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, तो क्या इसके अंदर किसी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं जाता? ये सैनिटाइज़र का यूज़ करने के बाद खाना भी उसी हाथ से खाते हैं, फूड खा रहे हैं, तो उससे भी किसी तरह कोई खांसी यासी आने की कोई प्रॉब्लम नहीं बन सकती? ऐसा तो नहीं हो। देखिए, आपने एक बात करी ना कि पहले ज़माने में ये सब चीज़ें कम थी। जी। तो पहले ज़माने में आवाज़ में फ़र्क क्या आया है? जी। मेन फ़र्क आया है क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग। जी। जैसे खांसी वाली हम बात कर रहे थे,
तो आजकल टीबी ज़्यादा क्यों फैल रही है? क्योंकि ओवर क्राउडिंग है। एक घर छोटा सा कमरा है, उसमें 5 लोग रह रहे हैं। अब किसी ने खांसा तो 5, एक छोटा सा तो कमरा होता है, 1 मीटर 2 मीटर के डिस्टेंस पर सब लोग हैं। तो ऐसे ये ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा। पहले शायद इतने लोग नहीं थे, इतनी ओवर क्राउडिंग नहीं थी, तो इसलिए शायद कम फैलता रहा हो। और जहाँ तक आपने हैंड वॉश की बात उठाई कि भाई ये तो बहुत अच्छी प्रथा है कि खाने से पहले या अक्सर हम देखते हैं कहीं से लोग बाहर से आते हैं और खाना खा लिया जी। तो खाना खा लिया का मतलब बाहर से आए, कुछ बैक्टीरिया आपके शरीर में अगर हैं, आए बैठे किसी तरह से, कहीं आपने कोई चीज़ छुआ, वो इन्फेक्टेड था, वो आपके हाथ में आ गया। तो हैंड वॉश का और हैंड सैनिटाइज़र का आजकल बहुत बड़ा असर आया है जी। और इससे बहुत सी बीमारियों का रोकथाम भी हो रहा है। अच्छा। इसलिए मेरी तो 100% सलाह रहती है। आपने अस्पतालों में देखा होगा, हर जगह रहता है आजकल जी। और ख़ासकर घरों में भी लोग रखने लगे हैं जी। कि बाहर से आए, कोई इन्फेक्टेड चीज़ छू ली, जैसा किया अपना सैनिटाइज़र के अलावा आजकल सिंपल हैंड वॉश का भी आपने सुना होगा कि साबुन से आजकल तो प्रक्रिया भी बताई जाती है कैसे हैंड वॉश किया जाए। सिंपल सोप से हैंड वॉश कर लिया जाए, वो उतना ही अच्छा काम करता है जितना कि सैनिटाइज़र काम करता है। डॉक्टर साहब, फॉर बेटर क्लीनिंग, मान लीजिए हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से जब हम वापस आते हैं तो क्या जब हम हॉस्पिटल गए और जाने के बाद हमने पेशेंट को देखा, वहाँ पर अगर हमने किसी चीज़ को छुआ है, तो क्या ये ज़रूरी है कि जब हम हॉस्पिटल गए वहाँ से हमारे साथ वो वायरस चल के घर तक भी आए? तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? चीज़ें होती, जब आप हॉस्पिटल में किसी को देखने जाते हैं और आप में कोई बीमारी है जी, आपसे उस मरीज़ में भी लग सकता है जी। इसलिए आपने देखते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, ICU के अंदर जाते हैं तो आपको कहा जाता है जूते कवर करो जी, आप मुँह कवर करो जी, फेस कवर करो। वो इसलिए कि ना आप अपनी बीमारी उसको, ना आप अपना इन्फेक्शन उसको दे पाएँ, और जो हॉस्पिटल में भी इन्फेक्शन होते हैं कहीं कहीं, कोशिश तो की जाती है हॉस्पिटल में सारे इन्फेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी होता। तो आप भी जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आप भी वहाँ से ला सकते हैं वो सब इन्फेक्शन। तो उसके रोकथाम के लिए वही हर चीज़ की साफ सफाई रखें और जिससे कि हॉस्पिटल से कोई आपको इन्फेक्शन ना लगने पाए। डॉक्टर साहब, ये खासकर हमारा एक छोटा सा एपिसोड है, इसमें हम जनरल अवेयरनेस बतौर लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हम आपसे कुछ सवाल पानी के सिलसिले से करना चाहते हैं कि ज़रूरी है कि हम फ़िल्टर वाटर ही पिएं या सप्लाई वाटर ही हमारे लिए काफ़ी है? देखिए, पानी की शुद्ध पानी बिना किसी सेंक के बहुत ज़रूरी जी। पानी से जो बैक्टीरिया या उससे जनित बीमारियां होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कहते हैं, जैसे डायरिया सबसे कॉमन होता है। तो अगर गलत पानी पिएंगे जिसमें इन्फेक्शन है तो अब पानी देखिए, आप बाहर के देशों में हम जाते हैं जी। तो वहाँ तो कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ तो वही साधारण पानी। यहाँ पानी की क्वालिटी वहाँ काफ़ी अच्छी है। हमारे देश में भी ये कोशिश की जा रही है कि पानी की क्वालिटी हम उसी लेवल पर पहुँच जाएं, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा जी। इसलिए अक्सर हम लोग कहते हैं भाई पानी को लोग जो है वो उबाल के, अगर मान लिया आपके पास ये सुविधा है कि आप RO यूज़ कर सकते हैं, बिस्लेरी वाटर यूज़ कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका जो सिंपल गांव के लिए हम लोग बताते हैं, पानी को पहले उबाल लीजिए तो जितने बैक्टीरिया होंगे उसमें मर जाएंगे, फिर उसको ठंडा छान लीजिए, फिर उसको ठंडा करके और उसको पीजिए। तो वो इट इज़ एज गुड एज मतलब जो आप, ये जो गरीब इंसान है जिसके पास ये सुविधा नहीं है, तो वो कैसे, सब तो नहीं RO का पानी पी सकते हैं। बिल्कुल सही। तो उनके लिए भी तरीके बताए जाते हैं कि मतलब जैसे पहले आपने सुना होगा गांव में पोटास, कुएं में पोटास डाल दिया जाता था जी, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया जाता था। उसका मतलब मकसद एक ही था कि भाई कि वो जो है पानी को डिसइंफेक्ट कर दिया जाए, कि जो आदमी गाँव से लोग पानी पिए उसको वैसे तो उसको उनको इन्फेक्शन कम से कम हो सके। तो पहले भी प्रथाएं थी छोटी छोटी, उतना फुल प्रूफ नहीं थी, लेकिन अब जो है भाई सब RO आपने कहा, बिस्लेरी कहा, जिस तरह के पानी आते हैं इसमें तो कोशिश ही किया, इसमें बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं और ये कम नुकसानदायक है, नहीं नुकसान करता है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे खासकर एक मैसेज हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को दे दें कि एक स्वस्थ और एक बेहतरीन और एक बीमारी मुक्त ज़िंदगी जीने के लिए हम क्या ऐसे कदम उठाएं? देखिए, बीमारी मुक्त ज़िंदगी जीने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि पहले इंसान, देखिए 3 चीज़ें इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी हैं जी। हवा, पानी, 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू हैं जी। और दोनों आप देख रहे हैं, पानी की क्वालिटी आप देख रहे हैं, हवा की भी क्वालिटी, पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया है।
अब ये तो क्वालिटी वैसे ही रहेंगे जी आप थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, आपने कहा बिस्लेरी, आपने कहा आरओ, तो ठीक है जी तो उससे अपनी हमें इम्यूनिटी भी बढ़ानी होगी। बेशक। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पहले कहाँ आरओ था, पहले कहाँ बिस्लेरी था। जी तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, आपका आहार कैसा है। जी अगर आप पौष्टिक आहार लेते हैं, जी आपका आहार के बाद जो नंबर आता है वो आता है क्या आप एक्सरसाइज करते हैं। जी अगर आप सुबह 1 घंटा अपने पर समय देते हैं, जी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जो भी आपको अच्छा, कोई साइकिल चलाता है, कोई दौड़ता है जी। तो एक्सरसाइज भी जीवन के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर आपका आहार सही रहेगा, एक्सरसाइज सही, सेडेंट्री लाइफ बिताते हैं, आधी बीमारियां आजकल हम जानते हैं कि लोग बैठे बैठे अपना पूरा ज़िंदगी काट देते हैं, आधी बीमारियां, तो डायबिटीज़ आपने देखा इसीलिए सब होती है। देखिए आहार और एक्सरसाइज के अलावा जीवन पद्धति में एक चीज़ और आती है, आपका विचार कैसा है, और जैसा विचार होगा वैसा आपका व्यवहार होगा। बिल्कुल सही। तो अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपके विचार और व्यवहार का भी बड़ा महत्व है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि भाई आप पौष्टिक खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, अच्छे विचार रखें, लोगों से अच्छा व्यवहार करें, और ये जो जैसे मैंने खांसी के बारे में बताया, खांसी आ रही है तो कफ एटिकेट्स करें जी। अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आने की तो हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें जी। या मतलब बहुत से और तरीके हैं, तो उससे आप अपना जीवन, स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये तो आपने शहर की बात बता दी, गांव में अभी भी सैनिटाइज़र यूज़ नहीं हो रहा है। वहाँ पे ग्रामीण अवस्था में लोग जिस तरीके से आज किसान भाई हमारे ज़िंदगी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मुसलसल अगर देखा जाए तो वो एक बहुत ही ज़मीनी ज़िंदगी शुरू से जी रहे हैं। हम ख़ासकर उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपके ज़रिए एक मैसेज दिलवाना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके से प्रिकॉशंस लेना चाहिए। देखिए उनका भी यही सिस्टम है कि उनको भगवान ही शायद उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसा देखा जाए हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे गाँव का आदमी तो बहुत बीमार होना चाहिए जी। तो ऐसा है नहीं कुछ उनका। देखिए क्योंकि उनको भी अगर जो हमने 3 बातें बताई कि खाना ठीक से खाया जाए, खाना समय से खाया जाए। आप गांव में देखिए हर आदमी 8 बजे रात को सो जाता है। बिल्कुल सही। कोई आदमी नहीं ऐसा 8 बजे के बाद कोई नहीं जगता। यहाँ 12 बज जाते हैं। यहाँ 12 बज जाते हैं शहर में। जब आप जल्दी सोएंगे तो आप 4-5 बजे उठ भी जाएंगे। तो भोर का वक्त जो होता है, उठना, घूमना, टहलना, बिल्कुल सही कहा आपने। वो सब जो मैंने एक्सरसाइज बताई, अच्छा व्यवहार बताया, अच्छा विचार बताया, वो सब चीज़ें गांव में शुरू से ही प्रेवलेंट है। अब गांव भी हमारे गांव नहीं रहे, बिल्कुल। अब गांव भी सब शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। सही कहा आपने। वो जो हमें शहर में जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां अब गांव की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो मेरी तो यही इच्छा भाई, अगर आदमी अपना खाना ठीक से खाए, एक्सरसाइज थोड़ा अपने ऊपर अपना समय 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए दे और अपना सोच विचार अच्छा रखे, तो आदमी काफ़ी हद तक अपना स्वस्थ जीवन बिता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुसलसल ख़ासकर हमारे व्यूवर्स को ये बात बताई कि हमें किस तरीके से स्वस्थ रहना है, स्वस्थ ज़िंदगी जीना है, और एक बेहतर लाइफ अगर हम जिएंगे तो यकीनन हम बीमारियों से दूर रहेंगे। और उर्दू का एक वर्ड है अखलाक, यानी नेचर। अगर हम अपना अखलाक, अपने नेचर को बेहतर रखेंगे, अपने विचारों को अच्छा रखेंगे, साफ़ सुथरी जहनीत रखेंगे, तो यकीनन हम बीमार नहीं पड़ सकते। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मुसलसल बने रहे और आपने हमें बताया कि हमें किस तरीके से स्वस्थ रहना है। तो नाज़रीन, अब हमें भी इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होते हैं एक और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।